हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के मॉक टेस्ट हल करने वाले हैं, क्योंकि जो पिछला वीडियो जो अपने हल कर चुके हैं उसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी के पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाए थे। प्रत्येक टॉपिक आपको क्लियर करवाया था। जो मैंने कल आपसे वादा किया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर इसी के मॉक टेस्ट के ऊपर लेके आने वाले हैं, वही मैं लेक्चर आपके लिए लेके आया हूँ। उसको हम हल करेंगे सभी मिलकर। इन 50 क्वेश्चन लेके आए हैं, उनको सभी हल करेंगे। आप भी हल कीजिए और मैं आपके साथ हल करता हूँ। चलो ठीक है, इसी प्रकार से अपन हल करना आरंभ करते हैं। इस प्रकार जो स्लाइड पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, उसको हल करते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम के से रगड़ा जाता है तो छड़ हो जाएगी धनावेशित हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, उदासीन रहती है। पहले ऋणावेशित होती है फिर धनावेशित होती है। तो इसमें राइट आंसर होगा धनावेशित। छड़ है जो धनावेशित हो जाएगी, और कांच की छड़ रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ हो जाएगी, तो छड़ है वो तो हो जाएगी धनावेशित, और रेशम का कपड़ा है वो हो जाएगा ऋणावेशित। तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है अपने को। ये देखिए आप, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। किसी आवेश का संपूर्ण आवेश उसके होता है। किसी भी आवेश है उसका आवेश है ना, उसके संपूर्ण पृष्ठ चारों तरफ होता है। आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है, कुल आंतरिक तथा कुछ बाहरी पृष्ठ पर रहता है, तथा सभी सत्य हैं। मैंने क्या बताया आपको कि जो भी आवेश है ना वो वस्तु है, मान लीजिए कोई ये, तो इसके चारों तरफ है ना ये आवेश रहते हैं, ना कि अंदर कोई आवेश नहीं रहता, इसके चारों तरफ आवेश रहते हैं। तो इसके बाहरी पृष्ठ ना उस पर आवेश रहेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बाहरी पृष्ठ पर आवेश रहेंगे, संपूर्ण आवेश। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। एम्पीयर से संबंधित है, कूलॉम के नियम से संबंधित है, फेराडे का नियम से संबंधित है, या ओम का नियम से संबंधित है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल संबंधित है, तो मैंने कल ही बताया था आपको। दो आवेश Q1 और Q2, ये दो आवेश मान लीजिए Q1 है और Q2 है, तो इनके लिए जो लगने वाला बल की बात कर रहा है F, तो F की बात करेंगे तो F बराबर क्या होता है? Q, कल अपन ने देखा F बराबर समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R के स्क्वायर के बराबर होता है। ये किसका नियम आपको कल पढ़ाया था? कूलॉम का नियम है। कूलॉम का नियम है ना, बल F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका कूलॉम का नियम है, तो इसका राइट आंसर होगा, आप देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा? कूलॉम का नियम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान क्या होगा? मान लीजिए कोई दो आवेश हैं, Q1 है और Q2 है, उनकी मध्य की दूरी है ये L लंबाई है। अब इनकी मध्य की दूरी आधी कर दिया जाए, बोले तो L/2 कर दिया जाए, तो पूछ रहा है उसके मध्य विद्युत बल का मान क्या होगा? इसके विद्युत बल का मान होगा 4 गुना हो जाएगा। इसमें जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप देख लीजिए, देखिए इसका राइट आंसर है सी, 4 गुना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। समान आवेशों में होता है। समान आवेशों में क्या होता है? कल मैंने बताया था आपको। समान आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है, आकर्षण होता है, आसंजन होता है, विकर्षण होता है, या संसर्जन होता है। दो समान आवेश की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो इनके बीच क्या होगा? आकर्षण होगा क्या? नहीं, प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि एक दूसरे से विपरीत दिशा की ओर जाएंगे। ये विपरीत दिशा में जाएंगे तो इनका क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। अगर नेगेटिव नेगेटिव में बात करेंगे तो भी प्रतिकर्षण होगा, पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो क्या होगा? आकर्षण होगा, और नेगेटिव पॉजिटिव की बात करेंगे उसमें क्या होगा? आकर्षण होगा। जो अब बात कर रहा है इसमें समान आवेशों में, तो समान क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है। तो समान आवेश है तो क्या करेंगे? समान आवेश एक दूसरे से विपरीत दिशा की ओर जाएंगे, एक दूसरे से विपरीत दिशा की ओर जाएंगे। इसमें क्या होगा? राइट आंसर जो पांचों क्वेश्चन का है इसका क्या होगा? विकर्षण होगा। बोले तो विकर्षण को क्या बोलते हैं अपन? विकर्षण,
विकर्षण या प्रतिकर्षण, एक दूसरे विपरीत दिशा की ओर जाएंगे। अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ क्या होगी? ऋणावेशित हो जाती हैं, धनावेशित हो जाती हैं, उदासीन होती हैं, या पहले ऋणावेशित होती हैं फिर धनावेशित होती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एबोनाइट की छड़ की बात करो, बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ हो जाएगी। जो 6 क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा ऋणावेशित हो जाएगी। कौन? एबोनाइट की छड़। एबोनाइट की छड़ है ना, उसका कोई भी लॉसेस नहीं होगा। जो धनावेशित है कौन? रेशम, बिजली की खाल, क्योंकि बिल्ली की खाल के यहाँ मालूम मुलायम होती हैं, तो उसमें अपन छड़ रगड़ेंगे तो वो क्या है कि एक आवेश है ना एक दूसरे की ओर स्थानांतरित हो जाएंगे। इसमें इसका राइट आंसर होगा ए, ऋणावेशित। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। आवेश एक दूसरे से स्थानांतरित होते जो एबोनाइट की छड़ में स्थानांतरित हो जाएगी, ऋणावेशित, इसका राइट आंसर होगा। अब इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। वस्तुओं को आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होती हैं? आवेशों का स्थानांतरण किसके कारण होती है, ये से बोल रहा है अपने को। तो आवेशों का स्थानांतरण आप जानते हैं किसके कारण होती है। आवेश किसके, आवेशन का स्थानांतरण किसके फलस्वरूप होता है? तो ये आवेशन इलेक्ट्रॉन और होल्स, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कारण ही आवेश स्थानांतरण होते हैं। तो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। जो इसमें अपने को दे रखा है इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं अपन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप देख लीजिए, देखो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। आप कार में यदि आसमान से बिजली गिरने वाली सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे? आप देखिए, आप किसी कार में बैठे हैं, ये कार है, मान लीजिए ये कार खड़ी है और आप इस कार के अंदर बैठे हैं, ये मान लीजिए आप ये कार के अंदर बैठे हैं। अगर बिजली गिरेगी तो ये कार के ऊपर गिरेगी, तो आप क्या करेंगे? अब इसमें ऑप्शन देना, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे, कार की खिड़कियां खोल देंगे, कार से उतर कर नीचे बैठ जाएंगे, या कार के ऊपर बैठ जाएंगे। अब हम अभी कुछ देर पहले बात की थी अपन ने कि आवेश है ना जो चारों तरफ होते हैं ना कि अंदर होते हैं। अगर एक बंद गोला है या कुछ भी हो जो पूर्ण रूप से बंद हो तो उसके आवेश है ना अंदर कभी नहीं जाएंगे, चारों तरफ होएंगे। तो अब गाड़ी की खिड़कियां बंद कर लेंगे, क्योंकि अगर गाड़ी की खिड़कियां खुली है तो उसको बंद कर लेंगे अपन, तो आवेश अंदर की ओर नहीं जाएंगे, तो अपन सेफ रहेंगे। इसका राइट आंसर होगा ए, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे, क्योंकि कार की खिड़कियां बंद करेंगे तो पूर्ण रूप से वो बंद हो जाएगी, तो बंद हो जाएगी, आवेश चारों तरफ रह जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर की बात करते हैं, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं को गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसकी बात करेंगे, ये किसका है? अब देख, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो दो आवेश है Q1 और Q2 के बीच की दूरी के वर्ग, बीच की दूरी का वर्ग के अनुपाती होता है, तो वो क्या कहलाता है? F के बराबर होता है। अभी आपने कुछ देर पहले था, तो किसका सूत्र है? कूलॉम का सूत्र है, कूलॉम का नियम, जो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट आंसर होगा, सी कूलॉम का नियम। आप देख लीजिए, देखो कूलॉम का नियम इसका राइट आंसर है। इस प्रकार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी बिंदु परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है, तो उन बिंदुओं के बीच में क्या होगा? धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का मापा जाता है, तो उस बिंदुओं के बीच क्या होगा? अब अपन ने कल देखा था, एक चीज़ दिखाई थी मैंने, तो क्या है कि एक पॉजिटिव आवेश है, ये मान लीजिए इसके चारों पे आवेश है, तो अब एक आवेश यहाँ पॉजिटिव आवेश है ये। अब इसको यहाँ से यहाँ तक लाएंगे अपन, तो इनके बीच में एक दूरी रहेगी, ये विभव है दोनों। इन विभव का जो अंतर होएगा ना, ये विभव का अंतर, ये दोनों विभव का अंतर है, तो ये क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। ये F द्वारा अपन कार्य करेंगे तो ये क्या कहलाता है? विभवांतर, जो ऑप्शन नंबर बी है। आप देख लीजिए, जो ऑप्शन नंबर बी है विभवांतर, इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि अपन एक आवेश को दूसरे आवेश तक ले जाएंगे तो उनके बीच में जो अंतर रहेगा दोनों आवेशों के बीच,
क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेक्ट करेंगे और अपन फोर्स लगाएंगे उनको फास्ट में लाने के लिए, तो रिपेक्ट करेंगे और फास्ट में लाएंगे तो उसमें उनके बीच में एक अंतर होगा, विभवांतर बोलते हैं उसे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। इसी प्रकार नेक्स्ट, धातु विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके परमाणु हल्के होते हैं, उनके गलनांक उच्च होते हैं, ये उपरोक्त सभी। अब धातु विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? विद्युत की सुचालक क्यों होगी? उसमें आवेश है ना, या इलेक्ट्रॉन है जो मुक्त रूप में होंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन है जो मुक्त रूप में होंगे। इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप का आप मतलब समझ पा रहे हो कि कोई इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से आगे की ओर जाएगा तो उसको होल्स की आवश्यकता होगी यहाँ से यहाँ जाने के लिए, तो ये मुक्त होगा कभी जब यहाँ पर होल्स होगा, तो ये मुक्त होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन उसमें इलेक्ट्रॉन होते, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो विद्युत का सुचालक होना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने को इसमें ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर। उसमें विद्युत इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए आप, ये देखिए इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन, जो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें 12th क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत का चालन है? सर्वोत्तम विद्युत का चालन है तांबा है, लोहा है, एल्युमिनियम है, चांदी है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप जानते हो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है वो तांबा है, लोहा है या एल्युमिनियम, चांदी। जो चांदी है ना विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक आप जानते हैं। चांदी के बाद सोना है, उसके बाद तांबा है, तथा ये कई धातु हैं, लेकिन इसमें सबसे अच्छा चालक क्या हो जाएगा? चांदी। इसका राइट आंसर होगा चांदी। देखिए आप, इसका राइट आंसर चांदी, डी ऑप्शन ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अति चालक का लक्षण है। अति चालक का लक्षण क्या है? अति चालक का लक्षण क्या है? उच्च पारगम्यता, शून्य पारगम्यता या अनंत पारगम्यता। अति चालन मतलब बहुत अधिक चालन की बात हो रही है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 13, इसमें उच्च पारगम्यता होगी ना, तो उच्च पारगम्यता होगी उसमें उच्च पारगम्यता होगी ना, उसमें अति चालन का लक्षण पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक नहीं है जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम या आर्सेनिक। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आर्सेनिक है ना, ये एक विद्युत का अर्धचालक नहीं है। जर्मेनियम भी है, सिलिकॉन भी है और सेलेनियम भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आप देखिए ये आर्सेनिक, इसका राइट आंसर जो अर्धचालक नहीं है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? इससे को क्या कहेंगे अपन? सुचालक पदार्थ कहलाएंगे, कुचालक पदार्थ कहलाएंगे, अचालक कहलाएंगे या अर्धचालक कहलाएंगे। इस पदार्थों को अपन बोलेंगे अर्धचालक। अर्धचालक हैं जो सेमीकंडक्टर्स, जो अर्धचालक होते हैं उनमें ताप बढ़ाएंगे तो उनमें चालन संभव हो जाता है, और ताप कम होगा उनमें चालन संभव नहीं होता। निम्न ताप पर विश्व चालन संभव नहीं होता। जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये ऐसी धातुएं हैं जिनमें विद्युत का चालन ताप बढ़ाने पर या अशुद्धि मिलाने पर विद्युत का चालन संभव होता है, हो पाता है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध या विद्युत चालकता क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता घटती है। विद्युत प्रतिरोध घटता है जबकि विद्युत चालकता बढ़ती है। विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता दोनों घटता है, विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता दोनों बढ़ता है। अब इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता घटती है। विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है और विद्युत चालकता घटती है। राइट आंसर ए। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। तांबा मुख्य रूप से विद्युत का चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्यों? तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्यों? इसका गलनांक अधिक होता है, यह सस्ता होता है, यह बहुत टिकाऊ है, यह इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो 17वां क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसकी विद्युत प्रतिरोध निम्न होता है। ये ओ इसका राइट आंसर हो जाएगा डी।
क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता है ना वो निम्न होती है। किसकी? तांबा की। तांबा है ना, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है तांबा की। अब इस प्रकार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वां, इलेक्ट्रॉनिक करंट निम्नलिखित में से कौन सा है? करंट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट में यूनिट निम्नलिखित में से केल्विन, मोल, कैंडेला या एम्पियर। करंट की बात कर रहे हैं पर, तो करंट में इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देखिए डी, एम्पियर। एम्पियर में नापते हैं अपन विद्युत धारा को। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती हैं समान आवेश पर, समान धारिता पर, समान प्रतिरोधकता पर या समान विभव पर। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, समान विभव पर। आपस में जुड़ी दो वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे समान विभव पर हो, तो धारा नहीं बहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? बोले तो एसी की बात कर रहे हैं। एसी को डीसी में किसके माध्यम से बदला जाएगा? एसी को डीसी में किसके माध्यम से बदलते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो रेक्टिफायर होता है। जो रेक्टिफायर होता है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेक्टिफायर प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करता है। राइट आंसर होगा बी। इस प्रकार ने और जो फिट मोटर हैं, जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ट्रांसफार्मर है, इसमें जो ट्रांसफार्मर दे रखा अपने को, ये ट्रांसफार्मर में उच्च एसी को निम्न और निम्न को उच्च में बदलता है ट्रांसफार्मर। ये यांत्रिक ऊर्जा की बात करता है। फिल्टर अलग चीज़ है और उसका राइट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन से और चलते हैं अपन। विद्युत फील्डिंग में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण है लघु पतन हो जाए तो धारा में भूमि में चली जाएगी। इसकी विद्युत का क्षय नहीं होता है। यह विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है या यह विद्युत का उच्चावन ही दूर हो जाता है। और विद्युत फिटिंग में एक तार है जो अपने घरों में भी देखते हैं, जो एक छत से लेकर वायर आते हैं और वो एक ज़मीन के अंदर जो अपनी मकान की नींव होती है उसके अंदर एक तांबा का वायर गाड़ा जाता है। वो क्यों गाड़ा जाता है, आपने कभी सोचा है? क्योंकि उसमें यदि लघु पतन हो जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उसे धारा भूमि में चली जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ए ऑप्शन दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर ए है, ये देखिए। अब इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। विद्युत उपकरण होते हैं, उसमें अर्थ क्यों उपयोग में किया जाता है? इसमें इसका उपयोग किया जाता है खर्च को कम करने के लिए, क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं, इस कारण से। या सुरक्षा के लिए या फ्यूज के रूप में। इसका राइट आंसर होगा सी, सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए करते हैं, क्यों? क्योंकि जब अति विद्युत धारा आती है तो उसको भी जमीन है ना उसके अंदर भेज दिया जाता है। क्योंकि जो अपने उपकरण होते हैं या उपयंत्र होते हैं, एसी फ्रीज कुछ भी, क्योंकि वो खराब हो जाएंगे अगर एक साथ विद्युत धारा आ जाएगी या एक साथ विद्युत धारा आ जाएगी या बिजली कड़केगी, तो उसमें भी आवेश है ना वो नीचे की ओर आते हैं। आवेश नीचे आएंगे तो वह अपने को सुरक्षा प्रदान हो जाएगी, वो सीधा है ना जमीन के अंदर चला जाएगी। अब इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है 0, निम्न, अति असीमित या उच्च। इसका राइट आंसर हो जाएगा 23वां में सी, असीमित। असीमित बोले तो अनंत प्रतिरोध है ना, वो अनंत होता है। वोल्टमीटर, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अनंत को क्या बोलते हैं? असीमित। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, असीमित। अब 0 नहीं होगा, निम्न नहीं होगा, उच्च भी नहीं होगा, इसका असीमित बोले तो अनंत। अनंत अनु इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। अनंत होता है, 0 होता है, 0 एवं अनंत के बीच होता है। ये उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इसका क्या होगा? जो चॉइस हो इसका आंसर होगा 0। अब इसको देखते हैं अपन, क्योंकि जो बिंदु होता है ना इसमें बीजगणितीय योग 0 होता है। आने वाली धाराओं का योग
योग जाने वाली धाराओं का योग शून्य होता है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा शून्य, जो ऑप्शन नंबर अपने को बी में दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाए तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो धारा की बात कर रहा है यहाँ पर, तो धारा की बात कर रहा है, तो धारा के बाद आप जानते हैं कि आई बराबर वी बराबर आई आर होता है। अब यहाँ पर पूछ रहा है धारा, आई की वैल्यू पूछ रहा है, तो आई बराबर वी अपॉन आर होगा, वी अपॉन आर हो जाएगा। अब यहाँ पर वी की वैल्यू पुट कर देंगे, वी की वैल्यू दे रखी है 110, तो 110 बटे प्रतिरोध का मान दे रखा है 440। अब हल करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 11 से 4 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4, 1/4 का हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.25, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है अपने को 0.25 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए, ये देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। प्रतिरोध का मात्रक होता है एम्पियर, कूलम, हेनरी और ओम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में लगे बल्ब आदि लगे होते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में या किसी भी क्रम में। घरों में जो कल बताया था आपको मैंने कि घरों में जो यंत्र होते हैं वो समानांतर क्रम में लगाए जाते हैं, समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में लगाएंगे तो सब में वोल्टेज का मान अलग अलग होगा, धारा का मान भी अलग होगा, क्योंकि जो अपन श्रेणी क्रम में लगा देंगे तो सभी में एक समान हो जाएगा, बल्कि समानांतर में लगाएंगे तो सबका अलग अलग होगा। तो समांतर क्रम इसका राइट है आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चालक की सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। यह नियम है किसका है, कूलम का है, फेराडे का नियम है, या जूल का नियम है, या ओम का नियम है। जो 28 क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ओम का नियम, ओम का नियम। अब इसको देखते हैं अपन। किसी चालक के सिरों पर बीच बहने वाली धारा के समानुपाती होते हैं, तो वी विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होते, वी समानुपाती आई, वी समानुपाती आई की बात कर रहे हैं, वी समानुपाती आई, जो इसमें ऑप्शन नंबर डी में है, राइट आंसर हो जाएगा डी। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तार की त्रिज्या आदि कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध होगा आधा रह जाएगा, दुगना हो जाएगा, 1/4 रह जाएगा, ये 16 गुना हो जाएगा। जो 29 क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 16 गुना। देखिए 16 गुना हो जाएगा, क्योंकि जो त्रिज्या ना, तार की त्रिज्या उसको आधी की जा रही है। कोई तार है इतना, तो इसकी त्रिज्या को आधी मतलब छोटा सा कर दिया गया है, उसका प्रतिरोध होगा। जो प्रतिरोध होता है आप जानते हैं कि वी बराबर आई आर होता है, आई आर होता है, तो ये प्रतिरोध है ना, ये इसका 16 गुना हो जाएगा, इसमें इसका 16 गुना हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। तीसरा, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। प्रतिरोध को, केवल धारा को, केवल वोल्टता को, धारा और वोल्टता दोनों को। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, धारा और वोल्टता को डिनोट करता है कौन, ओम का नियम। ये देखिए आप, तो आप जानते हैं कि V बराबर आई होता है, जो धारा और वोल्टेज था दोनों को डिनोट करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए आप। ठीक है, इसी प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक का ऐसा ही मात्रक है, ओम है, ओम मीटर है, या ओम प्रति मीटर है, या ओम प्रति मीटर स्क्वायर है। इसका राइट आंसर होगा ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है, वो होता है ओम मीटर होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, ये प्रतिरोध का है, आर का है, और ये दोनों तो अलग ही है, बिल्कुल ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रतिरोध का ओम है। इसको देखते हैं अपन, इसका राइट आंसर क्या है, ओम मीटर है, ओम मीटर, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तार की लंबाई L मीटर है, तार को उसकी खींचकर 12 मीटर कर दिया जाए तो अब प्रतिरोध होगा। ये दे रखा है अपने को, एक कंडक्टर दे रखा है, चालक, ये चालक है, ये इतना सा है। अब इसको बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए, इतना कर दिया जाए, ये L था, अब ये 12 हो गया मीटर कर दिया जाए, तो उसका तार का प्रतिरोध, डिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा हो, तो पहले से कितना गुना हो जाएगा।
पहले का 2 गुना हो जाएगा, पहले का 4 गुना हो जाएगा, पहले का 1/4 हो जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा। तो 32 क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पहले का 2 गुना हो जाएगा, पहले का 2 गुना हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होते हैं। जिंक, गंधक का अम्ल, अमोनियम क्लोराइड या मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा गंधक का अम्ल हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा या मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर होगा 33वें का सी, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का राइट आंसर हो जाएगा शुष्क सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची को सम्मिलित कीजिए, नीति के कोट को सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, जो 34 है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी है। जो एक तो इसमें राइट आंसर है, जो इसमें क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहे वही इसका राइट आंसर है सी। अब इसको अपन मिलाने की कोशिश करते हैं, आइए देखिए। तो इसमें ए ऑप्शन है ना, वो तो 2 से मिल जाएगा। ए ऑप्शन है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन रोड है ना, वो जिंक का बर्तन से बना होता है। इलेक्ट्रॉन रोड जिंक के बर्तन का बना होता है। और ये होता है ना क्या, बी धन इलेक्ट्रोड, ये किससे बना होता है, कार्बन की छड़ से बना होता है। कार्बन की छड़, धन इलेक्ट्रॉन कार्बन की छड़ की होती है। और जो इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं सी ऑप्शन है, वो अमोनियम क्लोराइड की पेस्ट से बनी होती है। और एक बता है विद्रोह के, ये मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है, जो ऑप्शन नंबर 4। ये देखो मैंने इसको मिला भी दिया है। एक का है, एक ए के अंदर 2 आ जाएगा, बी के अंदर है, जो बी ऑप्शन है इसमें क्या आ जाएगा, ये देखिए बी ऑप्शन में के अंदर ए आ जाएगा। और सी ऑप्शन है इसमें आ जाएगा 3, और डी ऑप्शन है इसमें आ जाएगा 4। इसका राइट आंसर इस प्रकार होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, या नाइट्रिक अम्ल होता है, या अशुद्ध जल होता है। 35वां क्वेश्चन है इसमें, इसका राइट आंसर होगा बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में अपघट्य, जो उसमें तरल भरा होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का भरा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी प्रकार नाइट्रिक अम्ल में अशुद्ध जल, इसमें जो ये बाकी के ऑप्शन दे रखे हैं ना, ये तो गलत है, और ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। शुष्क सेल है, प्राथमिक सेल है, द्वितीयक सेल है, तृतीयक सेल है, या चतुर्थक सेल है। इसका राइट आंसर 36 का ए, ये प्राथमिक सेल है। अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन ने हल भी किया था अपन ने, प्राथमिक सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ने को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजीकरण, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आयनन, या इनमें से कोई नहीं। जो गैल्वेनाइजेशन किया जाता है उसमें जो अपघटन होता है ना, जो गैल्वेनाइजर का जो अपघटन होता है ना, वो क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है। ये 38 क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम। ऑप्शन नंबर ए है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम है ना, संबंधित प्रथम नियम है ना, वो किससे संबंधित है, विद्युत अपघटन की क्रिया के इलेक्ट्रॉन मुक्त पदार्थ की वाले से संबंधित है, जो अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई भी परिवर्तन न हो, तो चालक की सिरों पर लगाए गए विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है कूलॉम का नियम है, ओम का नियम है, फैराडे का नियम है, या किरचॉफ का नियम है। किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो, चालक के सिर पर लगाए गए विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। नियम किसका है, 39वां ओम का नियम है। आपको मैंने पढ़ाया था, इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्यूज तार का उपयोग के लिए क्या होता है। फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है हानि पहुंचाने, बिना उच्च विद्युत धारा का प्रवाहित करना, अत्यधिक धारा से समय विद्युत में परिवर्तन को तोड़ने से, किसी व्यक्ति को विद्युत झटके से बचाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा 41 में बी,
अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती हैं जिसका प्रतिरोध कम होता है, गलनांक कम होता है, विशिष्ट घनत्व कम होता है या चालकता कम होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गलनांक कम होना। इसका गलनांक कम होगा ना, वह सुरक्षा धातु तार है ना, वो उसका उपयोग करेंगे। गलनांक जिन धातुओं का गलनांक निम्न होता है, जिससे धातुएं होती हैं। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ टिन और सीसा का एक मिश्र धातु होता है। ये मिश्र धातु हैं उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होना चाहिए। निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। यह उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होना चाहिए। इसमें राइट आंसर है निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। किसके बात का? टिन और सीसा मिश्र धातु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 43 है, इसका राइट आंसर सी, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। जो फ्यूज होता है उसकी बात कर रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिजली की सप्लाई में मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा होता है। बिजली के फ्यूज में संबंध में कौन सा कथन सही है? यह मेंस स्विच के साथ समांतर में संयोजित होता है। यह मुख्य सिल्वर मिश्र धातु से बना होता है। इनका गलनांक निम्न होता है। इनका प्रतिरोध अधिक उच्च होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट सी, इसका गलनांक निम्न होता है। गलनांक निम्न होगा, प्रतिरोध उच्च होगा। ऐसी वस्तु मतलब सुरक्षा उपकरण है, फ्यूज की बात कर रहे हैं। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार उपयोग में किया जाता है वोल्टेज के स्तर को स्थिर रखने के लिए, संचालन विद्युत ऊर्जा को कम करने के लिए, सर्किट में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को रोकने के लिए, विद्युत धारा में अधिक गर्म होने से बचने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसको रोकने के लिए हम उपयोग करते हैं विद्युत सर्किट जो फ्यूज होता है उसका। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत रासायनिक प्रभाव, विद्युत यांत्रिक प्रभाव, विद्युत ऊष्मीय प्रभाव या विद्युत का चुंबकन प्रभाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। यह है, इसका गलनांक निम्न रखेंगे। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट निम्न उच्च होगा, यह मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। मेल्टिंग पॉइंट उच्च नहीं रख सकते इसका गलनांक। अब इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्यूज तार किससे बनी होती है? टिन और तांबे की मिश्र धातु से, टिन और सीसा की मिश्र धातु से, टिन एवं एल्यूमिनियम की मिश्र धातु से या टिन निकल और क्रोमियम की मिश्र धातु से। इसका राइट आंसर हो जाएगा टिन और सीसा की मिश्र धातु से। राइट आंसर है 47 का सी, टिन एवं जो टिन है, ये टिन है ना, इसका कितना परसेंट है? 63% तो टिन है और 63% 36 ये है। दोनों टिन और सीसा से मिलकर बनी होती है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। एक बिजली के फ्यूज के तार में सामान्य अनुप्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है? मोटा तार उच्च गलनांक की मिश्र धातु को कम लंबाई, मोटा तार निम्न गलनांक की मिश्र धातु अधिक लंबाई, कम लंबाई निम्न गलनांक और मिश्र धातु पतला तार, अधिक लंबाई एवं गलनांक की मिश्र धातु पतला तार। इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का सी, कम लंबाई एवं निम्न गलनांक मिश्र धातु का पतला तार। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। बिजली के रूप में फिलामेंट किस तत्व में से बना होता है? कॉपर का, आयरन का, लेड का या टंगस्टन का? इसमें जो जिनका मेल्टिंग पॉइंट उच्च होता है उनका किया जाता है। जो फिलामेंट के रूप में उपयोग करते हैं उसमें कॉपर का नहीं होगा, आयरन का नहीं होगा, लेड का भी नहीं होगा। जो टंगस्टन धातु है या डब्लू, इसका उपयोग कर देंगे। डब्लू का टेम्परेचर की बात करते हैं, ये 3800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टंगस्टन धातु। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये देखिए आप, इसका राइट आंसर टंगस्टन है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बल्ब को तोड़ने पर तेजी से आवाज होती है। अपन किसी भी बल्ब को तोड़ते हैं वो कैसे आवाज करता है? फट फट ऐसे करता है ना। तो उसमें क्या होता है? बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। बल्ब के अंदर विस्फोटक गैस होती है। बल्ब का फिलामेंट वायु से क्रिया करता है या बल्ब के अंदर की गैस अचानक प्रसारित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा
बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। जो बल्ब होता है ना, उसके अंदर कोई भी गैस नहीं होती, सिर्फ निर्वात, मतलब कोई भी वायु नहीं होता। ये निम्न वायु दाब होता है, बिल्कुल कम। तो वो क्या है कि जैसे ही वायुमंडल का दाब अधिक होता है तो उस कांच को अंदर की ओर धकेलता है, कौन, वायुमंडल दाब। उसके कारण वो क्या है, अचानक से आवाज़ करता है फट, क्योंकि वो कांच ना अचानक से अंदर की ओर जाता है। अचानक से अंदर जाएगा ना तो उसके कारण क्या होगा, निर्वात वायु तेज से प्रभावित करती है, जो उसके तेज आवाज़ करती है। इसी कारण से निर्वात होने के कारण अपने 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। इस प्रकार अपन इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, वो लेके आएंगे अपन चुंबकत्व के ऊपर। चुंबक का नेक्स्ट लेक्चर होगा। इसी प्रकार आप इस तैयारी को बनाए रखें और मैं आपका साथ देता रहूँगा। इस प्रकार से आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।